वाराणसी की एक पुरानी गली के आखिरी छोर पर एक टूटा फूटा कच्चा सा घर था, जहां उम्र की आखिरी सांसें गिनता रामनाथ नाम का एक बूढ़ा मछीरा रहता था। गंगा की तरफ जाता, जाल डालता और जो कुछ भी हाथ लगता उसे बेचकर 2 वक्त की रोटी जुटाता था। इस रोज भी कुछ ऐसा ही हुआ था। शाम के वक्त थक हार कर जब रामनाथ घर वापस लौटा तो दरवाजा खोलते ही उसका दिल जैसे एक पल को थम गया। उसके बिस्तर पर एक नाजुक मासूम सी लड़की लेटी थी, चांदनी जैसी रंगत, आंखों में गहराई और उम्र मुश्किल से 18 बरस। रामनाथ की आवाज गले से कांपती हुई निकली, तुम कौन हो? मेरे घर में क्या कर रही हो? और ये मेरा बिस्तर, क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं? लड़की सहम कर उठी। उसकी आंखों में एक अजीब सी मासूमियत और डर था। मुझे अभी कुछ नहीं कहना, उसने धीमे से कहा। वक्त आने पर सब कुछ जान जाओगे, बस मुझे अपने पास रहने दो। रामनाथ तड़प उठा, क्या बकवास है ये? मैं तुझे नहीं जानता, नहीं कोई रिश्ता है मेरा तुझसे। तू एक जवान लड़की है और मैं 80 साल का एक बूढ़ा हूं। ये नामुमकिन है, निकल जा मेरे घर से। लड़की के चेहरे पर आंसू उतर आए। वो फौरन उसके पांव में गिर पड़ी। मैं जो भी कहोगे करूंगी, बस मुझे यहां रहने दो, तुम्हारा हर काम करूंगी। रामनाथ का दिल पसीजने लगा, लेकिन वो अभी भी दुविधा में था। मैं एक गरीब मछीरा हूं, मुश्किल से खुद का पेट भरता हूं, तुझे क्या खिलाऊंगा? लड़की ने बड़ी ठहरी हुई नजर से उसकी तरफ देखा। आप हाँ कहो, सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। रामनाथ ने लंबी सांस ली और थक कर बोला, ठीक है रह ले। लेकिन उसकी बात अधूरी रह गई, क्योंकि लड़की ने एक और अजीब शर्त रख दी, मगर पहले आपको मुझसे शादी करनी होगी। ये सुनते ही रामनाथ जैसे पत्थर बन गया। क्या कहा तुमने? शादी? मेरे और तुम्हारे बीच? तुम होश में हो भी या नहीं? लड़की मुस्कुराई नहीं, बस दर्द भरे लहजे में बोली, हाँ मुझे आप ही से शादी करनी है, और आज ही। रामनाथ की समझ से ये सब बाहर था। एक बहुत खूबसूरत लड़की जिसे वो जानता भी नहीं, उससे शादी करना चाहती है। बहुत सोचने के बाद रामनाथ मान गया, और फिर उसी कच्चे मकान के एक कोने में एक बूढ़ा मछीरा और एक जवान रहस्यमयी लड़की, रामनाथ और राधा, शादी के अटूट बंधन में बंध गए। उस रात रामनाथ ने बहुत देर तक नींद की कोशिश की, लेकिन हर बार दिल में वही सवाल घूमता रहा, ये लड़की कौन है? क्यों आई है मेरी जिंदगी में? रामनाथ बैठा हुआ चुपचाप राधा को देख रहा था। उसे इस शादी की कोई खुशी नहीं थी, न कोई उम्मीद, बस एक बेमिसाल हैरानी थी जो उसके दिल को मसल रही थी। कहीं ये ख्वाब तो नहीं? वो मन ही मन सोचता। सुबह की पहली किरण अभी पूरी तरह जमीन पर उतरी नहीं थी कि रामनाथ ने अपनी छोटी सी नाव तैयार की। दरवाजे के पास पहुंचा ही था कि पीछे से आवाज आई, मछली पकड़ने जा रहे हो? रामनाथ मुड़ा और देखा, राधा वहां खड़ी थी, आंखों में वही रहस्य ठहराव। हाँ, उसने रूखे लहजे में कहा, मगर पता नहीं किस्मत में क्या लिखा है। राधा ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया और बस धीरे से कहा, खुदा पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। रामनाथ ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और गंगा की तरफ निकल गया। लेकिन उस दिन मछलियां क्या पकड़ता, उसकी सोच में सिर्फ एक ही नाम था, राधा। उसकी उम्र 80 की थी, जिस्म थका हुआ और दिल उलझा हुआ। वो हर बार जब गंगा में जाल डालता एक ही सवाल दिमाग में घूमता, वो लड़की कौन है? उसने उससे शादी क्यों की? और क्या वाकई उसका इरादा नेक है? कई घंटों तक जाल फेंकने के बावजूद उसके जाल में कुछ नहीं आया। सोच ढलने लगी थी और गंगा की लहरें जैसे उसकी थकान से हमदर्दी कर रही थीं। थका मांदा रामनाथ जब घर लौटा तो देखा, राधा दरवाजे पर खड़ी थी, आंखों में उम्मीद। मछलियां लाए हो? वो पूछ बैठी। रामनाथ का चेहरा उतर गया। कुछ नहीं आया। राधा ने कोई शिकायत नहीं की, बस मुस्कुराई, कोई बात नहीं, भूख में भी साथ देंगे, यही तो शादी का मतलब है ना। उस रात दोनों ने कुछ नहीं खाया। चूल्हा ठंडा रहा, कमरे में सन्नाटा फैला रहा, लेकिन राधा वहां किसी रोशनी की तरह टिकी रही, जैसे सब कुछ जानते हुए भी चुपचाप हर दर्द को सह रही हो। अगली सुबह रामनाथ फिर निकला गंगा की तरफ, लेकिन दिल अब और भी भारी था। ये लड़की क्या वाकई सच्ची है, या ये कोई चाल है? शायद मैं किसी बड़े धोखे का शिकार हो चुका हूं। उस दिन उसके जाल में आखिरकार एक मछली फंसी। वो मुस्कुराया नहीं, बस थक कर वापस लौटा। घर पहुंचते ही राधा ने मछली ली और मुस्कुराते हुए बोली, थोड़ा इंतजार करो, मैं पका देती हूँ। लेकिन थोड़ी देर बाद वो वापस आई। रसोई में कुछ भी नहीं है, नमक, तेल, मसाले, कुछ भी नहीं। रामनाथ ने थके हुए सुर में कहा, मैंने कहा था मेरे पास कुछ नहीं है, जो मछली मिलती है उसे कोयलों पर भून कर खा लेता हूँ। राधा ने कोई शिकवा नहीं किया, ना कोई ताना दिया। उसने फौरन मछली को कोयलों पर रख दिया। थोड़ी देर में दोनों ने आधी आधी मछली बांटकर खाई। रामनाथ ने खा तो लिया, मगर दिल का बोझ और भी बढ़ गया था।
आखिर फिर वही सवाल पूछ लिया, राधा अब तो बता दो तुम कौन हो, क्योंकि मुझसे शादी। राधा ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में नमी आ गई। थोड़ा और सब्र करो रामनाथ, बहुत जल्द सब समझ आ जाएगा और तब तुम्हारा हर सवाल, हर दर्द सब मिट जाएगा। उस रात रामनाथ को नींद नहीं आई और अगली सुबह जब वो गंगा से वापस लौटा, उसकी जिंदगी जैसे ठहर गई। घर में सन्नाटा था। राधा कहीं नहीं थी। वो इधर उधर दौड़ा, आवाजें दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। और फिर उसकी नजर पड़ी उस पुरानी पीली सी संदूक पर। वो संदूक जिसे उसने बरसों से नहीं खोला था, जिसमें उसकी मां की आखिरी निशानी, सोने की बालियां रखी थीं। कहाली उसके पांव तले जमीन खिसक गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। उसका सिर चकरा गया और वो जमीन पर बैठ गया। क्या राधा एक चोर थी? उसने मेरी मां की याद का फायदा उठाया, मेरी मां की आखिरी निशानी सब ले गई। इस सदमे में वो भागा भागा अपने पुराने दोस्त श्याम सुंदर के पास गया। श्याम सुंदर ने पूरी बात सुनकर कहा, अब सिर्फ एक ही रास्ता है, चलो रानी के पास, वो इंसाफ जरूर करेगी। और फिर रामनाथ में एक नई उम्मीद जागी। वाराणसी की पत्थरीली गलियों से होते हुए रामनाथ उस ऊंचे टीले की तरफ बढ़ रहा था, जहां वाराणसी की रानी का भव्य महल था। हवा में ठंडक थी और उसके कांपते हाथों में अब भी वो पुरानी संदूक चिपकी हुई थी। वही संदूक जिसमें कभी उसकी मां की निशानी, सोने की बालियां रखी थीं। महल के दरवाजे पर दो लंबी तलवारों वाले सिपाही खड़े थे। रामनाथ उनके सामने जाकर रुका और धीमी थकी आवाज में बोला, मुझे रानी से मिलना है, बहुत जरूरी है। एक सिपाही ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हंस पड़ा। रानी से? तुम जैसे फटे हाल बूढ़े को? चलो हटो यहां से। लेकिन तभी दूसरा सिपाही बोला, रुको, रानी ने आज दरबार आम लोगों के लिए खोला है। कुछ सवाल जवाब के बाद रामनाथ को महल के अंदर भेजा गया। महल के अंदर का दृश्य उसके लिए ख्वाब से कम न था। ऊंचे गुंबद, फर्श पर बिछे लाल कालीन, दीवारों पर चमकते आईने और हजारों दीपकों की रोशनी। बीचों बीच एक ऊंचा सिंहासन था, जिस पर बैठी थी वाराणसी की रानी। चेहरा नकाब में ढका हुआ, सिर्फ उसकी गहरी ठहरी हुई आंखें दिखाई दे रही थीं। दरबार का वजीर बुलंद आवाज में पुकारा, रामनाथ बिन रघुनाथ, अपनी बात रखो रानी के सामने। रामनाथ धीरे धीरे आगे बढ़ा। आवाज भारी थी पर टूटी नहीं। रानी साहिबा, मैं एक बूढ़ा मचीरा हूं। 2 दिन पहले मेरे घर एक लड़की आई, जवान, खूबसूरत, पर उसने मुझसे शादी करने की जिद की। मैंने लाख मना किया पर वो न मानी। शादी हुई और फिर 2 दिन बाद वो मेरी मां की आखिरी निशानी, सोने की बालियां लेकर गायब हो गई। सारा दरबार साकित रहा। रानी ने कुछ पल चुपचाप सोचा, फिर पूछा, अब तुम क्या चाहते हो बूढ़े मछीरे? इंसाफ। मेरी मां की याद वापस चाहिए। मैं किसी और चीज से उसे नहीं बदल सकता। रानी की आवाज में नरमी थी, पर चेहरा अभी नकाब में छुपा था। अगर मैं तुम्हें उस जेवर की जगह 2 गुना सोना दूं, तो क्या तुम मान जाओगे? रामनाथ ने जवाब देने में पल भर भी नहीं लिया। नहीं, मैं सिर्फ वही निशानी चाहता हूं। मेरी मां की आखिरी पहचान थी वो। रानी कुछ पल खामोश रही, फिर बोली, तुम्हारी बात को संजीदगी से लिया जाएगा। दरबार आज सिमटता है, तुम बाहर इंतजार करो। रामनाथ कुछ कहना चाहता था, लेकिन पहरेदारों ने उसे इशारे से बाहर भेज दिया। महल के एक बाहरी हिस्से में एक छोटा कमरा उसे दिया गया। रानी किसी आम आदमी को महल में रात ठहरने नहीं देती। उस रात रामनाथ की नींद न आई। सुबह होते ही दरबार फिर सजा। रामनाथ को दोबारा बुलाया गया। इस बार दरबार की फजा पहले से अलग थी। कम लोग थे। रानी अपने सिंहासन पर बैठी थी, मगर आज उसके चेहरे पर नकाब के साथ एक गहरा राज भी था। वजीर ने कहा, रानी साहिबा ने तय किया है कि आपसे आज गोपनीय मुलाकात की जाएगी। रामनाथ चौंक उठा। मुझसे अकेले? हाँ, पर कल तक सब कुछ है। तब तक आप महल में रहेंगे? रामनाथ एक आखिरी उम्मीद लिए रानी से मिलने की तैयारी कर रहा था। एक दासी आई, बोली, रानी साहिबा इंतजार कर रही हैं। अकेले आपको सिंहासन कक्ष में बुलाया गया है, जहां वाराणसी की रानी उसका इंतजार कर रही थी। बैठ जाओ रामनाथ। रानी उसी अंदाज में बैठी थी, चेहरा अभी नकाब में ढका। रामनाथ नीचे कांपती हुई आवाज में बिल्कुल से कहा, बिल्कुल साहिबा, मैं तुम्हारे सामने सर झुकाकर इंसाफ मांगने आया हूं। आपने मुझे अकेले मिलने के लिए बुलाया, मुझ बूढ़े को इतनी इज्जत बख्शी। आखिर ये क्या माजरा है? और आपको मेरा नाम कैसे मालूम? रानी उठी और कुछ कदम चलकर उस संदूक तक गई, जिसमें वही सोने की बालियां रखी थीं, जो रामनाथ की मां की आखिरी निशानी थी। रामनाथ उस संदूक को देखकर दंग रह गया। ये संदूक, मेरी मां के जेवर वाला, ये तुम्हारे पास कहां से आया? तुमने इतनी जल्दी चोर को ढूंढ निकाला। मान गया, तुम वाकई एक सच्ची मलिका हो। वो चोरनी कहां है जिससे आपको मेरी मां की आखिरी निशानी मिली? मेरी आखिरी दरख्वास्त ये है, मुझे उससे मिला दो। मैं उससे पूछूंगा कि उसने ऐसा क्यों किया। रानी ने संदूक को वापस उसी जगह पर रख दिया। रामनाथ बोला, तुम ये क्या कर रही हो? ये एक निशानी है,
इसे वापस क्यों ले लिया? मल्लिका ने कहा, जवाब तुम्हें पता करने के लिए एक दिन और यहाँ ठहरना होगा। कल दीवाने आम में तुम्हें तुम्हारे सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे। रामनाथ, जो माँ का गुमशुदा जेवर मिलने पर खुश था, अब एक और कश्मकश में चला गया। अब कल क्या होगा? क्या कल सवालों का जवाब मिलेगा? अगली सुबह रामनाथ दीवाने आम में पेश हुआ। रानी की आवाज गूंजी, धीमी मगर सदारत भरी। अब तुम क्या चाहते हो? इंसाफ। मेरी माँ की आखिरी निशानी लौटा दीजिए। वो मेरी जिंदगी की वजह थी। रानी ने कुछ देर खामोशी से उसे देखा, आंखों से, उस नकाब के पीछे से, फिर धीरे से अपने नकाब को हटाया और रामनाथ के होश उड़ गए। वो चेहरा, वो आंखें, वो मुस्कान, वो कोई और नहीं, राधा ही थी। रामनाथ की टांगें कांपने लगीं, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। राधा, ये क्या माजरा है? तू रानी है? महल की पूरी सभा सन्न रह गई। रानी यानी राधा अपनी ऊंची गद्दी से उठी और धीरे धीरे रामनाथ के पास आई। हाँ, मैं ही राधा हूं रामनाथ। अभी हैरानी थी, मगर तूने मुझसे शादी क्यों की? मेरे साथ ये सब क्यों किया? राधा की आंखें नम हो गईं। वो बात जो अब तक छुपाई थी, अब कहने का वक्त आ गया था। कौन थी राधा वाकई? क्यों उसने रामनाथ से शादी की? क्या राज था उसकी जिंदगी का? और कैसे बंधा हुआ था उसका अतीत? आज से 20 साल पहले, राधा ने कहना शुरू किया, एक छोटी बच्ची को गंगा के किनारे अकेला छोड़ दिया गया था। एक बूढ़े मछीरे ने उसे देखा, उसकी जान बचाई और फिर उसे एक अनाथालय भेजवा दिया। उस वक्त शायद तुम्हें याद ना हो, मगर वो छोटी बच्ची मैं ही थी और वो बूढ़ा मछीरा तुम थे रामनाथ। अगर उस दिन तुम मुझे वहां से न उठाते तो मैं जिंदा न बचती। अनाथालय में मुझे पाला गया, पढ़ाया गया और धीरे धीरे मेरी किस्मत पलटती गई कि एक रईस बुजुर्ग ने मुझे गोद लिया और जब उनकी मौत हुई तो उन्होंने मुझे अपनी सारी जायदाद सौंप दी। लेकिन इस सारी दौलत में एक कमी रह गई थी, एहसान का कर्ज। उसने रखकर एक गहरी सांस ली। तुम्हारा एहसान रामनाथ, तुमने उस वक्त मुझे बचाया जब मैं इस दुनिया पर सिर्फ एक बोझ थी। मैं चाहती तो तुम्हें कुछ सोना दे देती, कुछ जमीन, मगर वो सब नाकाफी था। रामनाथ की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन तुमने मुझसे शादी क्यों की? क्योंकि अगर मैं सिर्फ एक लड़की बनकर आती तो तुम मुझे अपने घर न रखते। तुम्हारे स्वाभिमान को ठेस लगती, मगर शादी के बाद एक पत्नी के रूप में मैं तुम्हारे घर में रह सकती थी, तुम्हारी सेवा कर सकती थी। मैं जानती थी तुम्हारी हालत बहुत खराब है और मुझे हर हाल में वो कर्ज उतारना था। और तुम्हारी माँ की निशानी, मैंने उसे सिर्फ इसलिए लिया था ताकि तुम्हें यहाँ बुला सकूं। राधा की आवाज अब भर्रा रही थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि एक दिन तुम अपनी आंखों से देखो कि जिस बच्ची को तुमने बचाया था आज वो क्या बन गई है। और तुम्हारे एहसान का कर्ज मैंने कभी नहीं भूला। रामनाथ का चेहरा अब बदल चुका था। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मेरी एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी बदल देगी। मदद नहीं रामनाथ, राधा बोली, वो रहमत थी, तुम्हारी दिलदारी थी जो आज मेरी रूह की पहचान बन गई। वो बच्ची जिसे उसने कभी मरते हुए गंगा के किनारे पाया था, आज उसकी रक्षक बनकर सामने थी, मगर अब उसके माथे पर ताज था और आंखों में दुनिया को बदल देने की ताकत। राधा ने धीरे से रामनाथ का हाथ थामा। रामनाथ ने सिर झुकाया। मगर अब तुम रानी हो और मैं सिर्फ एक करीब मछीरा। राधा ने मुस्कुराकर कहा, तुमने मुझे नाम दिया, जिंदगी दी, और जो कोई जिंदगी देता है वो सिर्फ एक रिश्ता नहीं, पूरा जहान बन जाता है। मैं रानी हो सकती हूँ, लेकिन अब मैं सिर्फ आपकी हूँ। दरबार के लोग अब रामनाथ की ओर देखने लगे। वहां एक बूढ़ा मछीरा था। मैं अब तुम्हें अकेले नहीं रहने दूंगी, राधा ने कहा। इस महल का एक हिस्सा तुम्हारा होगा, हर सुख तुम्हारा, हर शाम तुम्हारी कहानियां। अब मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी। रामनाथ के चेहरे पर एक थकी हुई मुस्कान थी, वो मुस्कान जो बरसों की तकलीफों के बाद ही पैदा होती है। उसने जोर से सांस ली, जैसे सीने पर पड़ा बोझ आखिरकार उतर गया हो। सच हमेशा हर कहानी में एक नई रोशनी लाता है। सच्चाई का सामना करने वाले ही असली इज्जतदार होते हैं। अगली बार फिर मिलते हैं।